हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं सिविल सेवा परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से FOEH के बारे में। आपको इसके बारे में पता है क्या? नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने इसे अपने हिसाब से थोड़ा सा एक नए अंदाज में लिखा है। FOEH का दरअसल जो मतलब होता है, बहुत ही सीधा साधा मतलब होता है फियर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। अब आप सभी समझ पा रहे होंगे कि मैं किस कंटेक्स्ट में इसकी चर्चा कर रहा हूं। परीक्षा भवन में जो एक डर होता है, उस डर से कैसे उबरा जाए, उस डर की कई सारी जो स्थितियां होती हैं उससे कैसे निपटा जाए, ये डर जो हमें सताने लगता है परीक्षा भवन में, इसके पीछे की वजहें क्या होती हैं, इन वजहों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके कंटेक्स्ट में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। देखो, आप सभी पढ़ते तो हैं, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो कि ये कहे कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता या मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ती और मेरा ड्रीम है IAS बनना। यदि आप बिना कुछ भी पढ़े, बिना कुछ भी रिवीजन किए, बिना कुछ भी अपनी दिनचर्या का पालन किए हुए ड्रीम लेकर के चल रहे हैं, तो शायद अभी आपको और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं फियर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, इसका मतलब क्या हुआ? आप सभी ने अनुभव किया होगा, चाहे आपने एकेडमिक लेवल पर कोई भी परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई होगी या फिर आपने किसी भी स्तर के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल में अपनी स्थिति को महसूस किया होगा, तो वहाँ पर आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि मेरे आजू बाजू में जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं वो शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं। कभी ऐसा महसूस किया है? कभी आपको ऐसा लगा है कि भाई सामने वाला जो कैंडिडेट है वो तो कहीं ज़्यादा हमसे लिख रहा है, कहीं ज़्यादा तेज़ी से लिख रहा है, कहीं ज़्यादा हमसे कॉपीज़ मांग रहा है कि सर कॉपी चाहिए, कॉपी चाहिए, शीट चाहिए, शीट चाहिए सर। है? कभी आपने ऐसा महसूस किया है? शीट चाहिए मैम। आपने ये देखा होगा। और जब वो शीट मांगते हैं कि मुझे एक और शीट चाहिए, तब आप में जो भय की स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती होगी। हालांकि जब हम सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो यहाँ पर तो शीट की कोई व्यवस्था रहती नहीं है। पहले रहती थी, बहुत पहले रहती थी व्यवस्था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि जो क्वेश्चन एंड आंसर का जो बुकलेट होता है वो एक ही होता है। उसी के अंतर्गत आपको अपने आंसर को बहुत ही सीमित शब्दों में बताना होता है, दर्शाना होता है। तो खैर, एग्जामिनेशन जो UPSC का एग्जामिनेशन होता है उसमें तो ऐसा कोई शीट वाली बात नहीं रहती है, लेकिन एक जो डर की स्थिति है वो तो जरूर कहीं ना कहीं दिखती है। और ये किसी एक कैंडिडेट के चेहरे पर नहीं दिखती है, किसी एक कैंडिडेट के मन में नहीं दिखती है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उस परीक्षा भवन में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अपने आप को कितने भी बहुत बड़े तुर्रम खां समझते हों, उन सभी के मन में ये जो भावना है, ये जो डर की स्थिति है, वो कभी न कभी किसी न किसी अनुपात में जरूर आती होगी। क्या मैं सच कर रहा हूं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने अनुभवों को शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसी स्थिति आपको झेलनी पड़ी है, झेलनी पड़ती है। निश्चित तौर पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो कि ये कहे कि नहीं नहीं मैं तो एकदम बिंदास जाता हूं या बिंदास में जाती हूं और बहुत ही आराम से सलीके से मैं अपना उत्तर लिख कर करके और देन फिर मैं बाहर आ जाता हूं या फिर बाहर आ जाती हूं। रियलिस्ट ऑफ रेयर केस, अपवाद में कोई ऐसा कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन दुनिया अपवादों से तो चलती नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पर ये समझने की दरकार है मेरे दोस्तों कि फियर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल को हम कैसे मिटिगेट करें। मैं ये दावा नहीं करता कि जो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ इसके बाद आपको इस डर से बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाएगा। इनफैक्ट डरना जरूरी भी होता है एक सीमा तक, है कि नहीं? यदि आप डरेंगे नहीं तो अच्छे तरीके से शायद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक जो डर का प्रेशर है वो तो एक सीमा तक होना ही चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आप एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे और उस डिस्टर्बेंस की स्थिति में आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है
कि जब हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लाइकवाइज यदि हम लोग CSE 2026 को टारगेट कर रहे हैं, इसके हिसाब से यदि हम विचार कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं, अपनी तैयारी में क्या हमें रिफाइन करने की ज़रूरत है, किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है, क्या हमें अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है, किन टॉपिक्स को हम अच्छे से समझें, किन टॉपिक्स पर हमें अच्छे से अभ्यास करने की ज़रूरत है, इन सभी के दृष्टिकोण से जो एक सबसे अंतिम में बात आती है वो होती है FOEH। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, आप रिवीजन भी कर रहे हैं, आप दिनचर्या का पालन भी कर रहे हैं, आप लगातार प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, लगातार आप लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको जाना है एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल की जो वस्तुस्थिति रहती है, एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर रहता है, इससे आपको जूझना ही पड़ेगा। दिल धक धक करने लगता है जब कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में कदम रखता है, उससे भी कहीं तेजी से धक धक करने लगता है जबकि जो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है कि नहीं? क्योंकि पता नहीं रहता है कि हमने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन पेपर में है या नहीं है, कितना है कितना नहीं है, क्या मैं क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर कर सकूंगा या कर सकूंगी, या फिर मुझे बहुत अधिक जूझना पड़ जाएगा। ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है कि नहीं? तो आखिर हम क्या करें, किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें, किस तरीके से हम पढ़ें, ताकि ये जो फियर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल है इससे हम दूर दूर तक कोई भी इससे रिश्ता नाता न रहे, एक सीमा तक रहे, एक महीन जो स्थिति रहती है, एक हल्की सी जो स्थिति रहती है डर की, वो तो रहती है, वो तो रहनी भी चाहिए, मैंने पहले भी ये बातें कही, लेकिन ऐसा ना हो कि ये डर इतना ज़्यादा हो कि हाथ पैर फूलने लगे, नर्वसनेस इतना ज़्यादा हो कि आपके माथे पर पसीने की स्थिति आने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप इस तरीके की स्थितियों से नहीं जूझेंगे तो फिर कल को आप यदि सिविल सेवक बनेंगे, आपके सामने में लाखों लाख की संख्या में लोग होंगे, आपसे किसी भी मसले पर आपकी राय मांगेंगे, आपसे हल मांगेंगे, आपकी तरफ वो आशा की दृष्टि से देखेंगे, तो फिर कैसे आप उनकी समस्याओं का निदान ढूंढेंगे, कैसे आप उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप बेहतर से बेहतर कदम उठाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप एक बेहतर सिविल सेवक बनने वाले हैं तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है, आपको बुद्धिमत्ता के साथ काम करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत अधिक जरूरत होती है और ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर एथिक्स के विषय में भी पढ़ाया जाता है। हाउएवर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत विस्तार से कोई ऐसा चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो FOEH है, इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए हमें किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से अभी से आपको इसके रिगार्डिंग तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही आसान कुछ मैं बातें बताऊंगा, यदि आप उनको फॉलो करेंगे, यदि आप उसको अनुपालित करेंगे तो फिर मुझे विश्वास है कि आपको इससे, इस भय से छुटकारा मिलने में आसानी होगी। देखो यहां पर ध्यान रखना कि किसी भी कंटेक्स्ट में जो ये फियर है, जो ये डर है, ये डर कब ज्यादा सताने लगता है? जब आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है ना, आपने नेट प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं और आप सीधे चले गए इंटरनेशनल मैच में बैटिंग करने के लिए या बॉलिंग करने के लिए या फील्डिंग करने के लिए। चारों तरफ दर्शक दीर्घा में लोग तालियां बजा रहे हैं कि XYZ जो प्लेयर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और वो जो XYZ प्लेयर है उसे मन में पता है कि मेरी तो स्थिति बहुत ही बुरी हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे परफॉर्म करें, क्या करें, कैसे करें, है ना। ऐसे में क्या होगा, आप आगे बढ़ के 6 मारना चाहेंगे और स्टंप आपका उड़ जाएगा, आप कैच लेना चाहेंगे, आप कैच छोड़ दे सकते हैं, मिस फील्डिंग हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे में यहां पर जरूरी क्या है? नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस कहने का मतलब
क्या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको क्रिकेट के फील्ड में जाना होगा? क्या आपको बैटिंग और बॉलिंग सीखनी होगी? जी नहीं। यहाँ पर जो नेट प्रैक्टिस है बच्चों, इसका मतलब ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक्स के कंटेक्स्ट में जो भी सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसको आप देखिए। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण काम, ठीक है जी। इसके अलावा जब आप उन सवालों को देखते हैं तो कुछ सवाल उसमें बनते हैं, कुछ सवाल उसमें से नहीं बनते हैं। जो आपने पढ़ा, जिसके हिसाब से सवाल आया, आपने देखा कि अच्छा ये तो सवाल बन रहा है, अच्छी बात है। कुछ ऐसे भी सवाल हो सकते हैं कि आपके पढ़ने के बावजूद भी वो नहीं बना। आपने टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन उसके बावजूद नहीं बना। कारण, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह दो हो सकती है कि या तो आपने उस अप्रोच के साथ नहीं पढ़ा जिस अप्रोच के साथ सवाल पूछा गया। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपके पास में वो कंटेंट ही नहीं है जिस कंटेंट के कंटेक्स्ट में यहां पर सवाल बना था। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये चेक करना होगा, इसको इवेल्युएट करना होगा और इसके हिसाब से ही आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो सकती है। आप इस गैप को जब फील करेंगे तो ये जो स्थिति है ये धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक से ये स्थिति समाप्त हो जाएगी, बल्कि इट विल मिनिमाइज ग्रेजुअली। धीरे धीरे इसमें कमी आती जाएगी और जैसे जैसे ये कम होती जाएगी स्थिति, वैसे वैसे आपकी जो कंटेंट की तैयारी है, आपकी जो समझ है, वो और बेहतर होते चली जाएगी। और जब इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करने लगते हैं तो आपका जो अपना आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो फिर आप यदि कल को किसी भी मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं तो उससे आप इस बात को समझ पाएंगे कि भाई हमने तो पीवाईक्यू का पहले ही अध्ययन किया हुआ है अपने लेवल पर। अब मॉक टेस्ट में जिस तरीके से सवाल बन रहे हैं, मैंने इस तरीके के सवालों को देखा हुआ है पीवाईक्यू के स्तर पर भी। यदि कहीं भी कुछ भी यदि फंसता है तो फिर मैं उसे चेक कर लूंगा, चेक कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से आपकी यदि तैयारी आगे बढ़ती है तो आप नेट प्रैक्टिस के स्तर पर फुल फ्लेज्ड वे में तैयार होते हैं और आपका जो एक तैयारी का दायरा है वो और मजबूत और बेहतर होता चला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर जो इस फियर को समाप्त करने का पहला महत्वपूर्ण पक्ष है वो है आप पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके कंटेक्स्ट में अपनी तैयारी और सुचारू तरीके से करें, जहां कहीं भी गैप है उस गैप को फील करें। जब आप इन क्रमिक स्थितियों से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आप में जो आत्मविश्वास की स्थिति है वो निश्चित तौर पर ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट। ये मैं पीटी के लेवल पर कह रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पर। मुख्य परीक्षा के लेवल पर तो और अधिक आपको विस्तारित तरीके से पढ़ाई करनी होती है, उसकी भी चर्चा मैं अभी करूंगा। देखो, जब हम बात करते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जीएस में और सीसेट में सवाल ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछे जाते हैं पीटी में। जब हम बात करते हैं जीएस की तो यहाँ 100 सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या सभी 100 सवाल आपको करने हैं? पहली बात तो ये, तो जी नहीं। ये तनाव लेकर के नहीं चलना है कि नहीं मुझे 100 के 100 सवाल सही करने हैं या 100 के 100 सवाल करने ही करने हैं। ये तनाव लेकर नहीं चलना है। ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेटेजिकली यदि हम बीते वर्षों के सवालों को देखें, जीएस के पेपर 1 को देखें, पीटी के स्तर पर देखें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से कम 35 से 40 सवाल ऐसे होते हैं जो कि बहुत इजी कैटेगरी में आते हैं। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। बीते 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल के सवालों को मैंने देखा है और इस आधार पर यह मेरा दावा है कि आप भी अपने लेवल पर इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि यदि आपने थोड़ा बहुत भी सही तरीके से तैयारी की है, थोड़ी बहुत भी आपकी तैयारी की स्थिति बनी है, तो आप 35 से 40 सवाल आसानी से कर सकते हैं। वन लाइनर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप देखते ही टिक लगा सकते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। कई बार यदि फियर वाली स्थिति रहती है तो इन सवालों में भी गलतियां होने की संभावनाएं हो जाती हैं
और यदि आपके पास में 100 सवाल है और इन 100 सवाल में से 35 से 40 सवाल आपके हाथ में थे, यानी कि उस पर आपका नियंत्रण था, और उसके बावजूद भी इन सवालों में आपने गलती कर दी, तो समझिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। क्यों? क्योंकि इस पर आपका कब्जा था, और इस कब्जे की स्थिति में भी आपने 2, 3, 4 सवाल गलत कर दिए, तो जिस पर आपका नियंत्रण था वहीं से यदि डैमेज हुआ तो बाकी तो डैमेज हो ही रहा है, बाकी तो डैमेज होने की संभावना है ही। ऐसे में आपकी स्थिति नीचे आएगी या ऊपर चली जाएगी? नीचे आ सकती है। तो ये जो फियर की स्थिति है, इस कारण से आपको डैमेज कर सकती है, आपके अटेम्प्ट को बर्बाद कर सकती है, आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकती है, आपके आत्मविश्वास पर चोट पहुंचा सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं, मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जब आप एकदम रियल एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बार क्वेश्चन पेपर को अच्छे से गो थ्रू कर लें, गो थ्रू कर लेना है ना। एक बार सरसरी निगाह से गो थ्रू कर लीजिए। भाई कैलकुलेट कीजिए, 2 आवर्स का आपके पास में समय है, 120 मिनट बचे हुए हैं। 120 मिनट में 100 सवाल आपको हल करने हैं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये सभी जो 100 सवाल हैं ये कंप्लीटली आपको नहीं सॉल्व करने, लेकिन ये जो गो थ्रू करने का अभ्यास है, ये अभ्यास कैसे मिल सकता है? इस मॉक टेस्ट से। आप गो थ्रू करने का अभ्यास इस मॉक टेस्ट के माध्यम से करना शुरू करते हैं, तो आप इस पोजीशन में आकर करके मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में, हार्डली 4 से 5 मिनट में आप पूरे सवालों को देख सकते हैं। और जब गो थ्रू करते वक्त इन सवालों को देखते हैं, तो आपके मन में स्ट्राइक करता है कि कौन सा सवाल मेरे लिए इजी है, कौन सा सवाल मेरे लिए डिफिकल्ट है, कौन सा सवाल हमसे हो सकता है, कौन सा सवाल में थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। 3 ही कंडीशन होता है, या तो हो सकता है, या तो नहीं हो पाएगा, या फिर इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इन्हीं 3 कंडीशन के आधार पर उन सवालों को फिल्टरेट कर सकते हैं, और जब आप इस आधार पर फिल्टरेट करते हुए बाद में जब उन सवालों को हल करना शुरू करते हैं, तब आपकी जो स्थिति है, जो 35 से 40 सवालों में जो गलती की संभावना रहती है, वो गलती की संभावना क्या होगी? मिनिमाइज हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो जो एग्जामिनेशन हॉल में जो एक डर की स्थिति बनती है इस दौरान, उस डर की स्थिति को आप इन अभ्यास के माध्यम से मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर आपको आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली परीक्षाओं में फायदा मिल सकता है। रही बात मुख्य परीक्षा के कंटेक्स्ट में, कि मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि जो ये FOEH है इसको हम मिनिमाइज कर सके। सिंपल सी बात है। मुख्य परीक्षा में आपको, मुख्य परीक्षा में नहीं कहूंगा बल्कि यहां पर लिखित परीक्षा कहना ज्यादा उचित है। लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन। मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताऊं दोस्तों, कि जब हम सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पर 2 कैटेगरी होती है, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत रिटन और जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो दोनों को शामिल किया जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं लिखित परीक्षा की, तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें इंटरव्यू वाला जो सेक्शन है वो भी इंक्लूडेड है, जो कि आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन वो आयोजित किया जाता है। बहरहाल यहाँ पर जब हम बात करते हैं लिखित परीक्षा के कंटेक्स्ट में, तो आपको तो यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। जब आपको आंसर्स लिखने हैं तो क्या आपको लगता है कि बिना लिखने का अभ्यास किए, बिना उत्तर लेखन का अभ्यास किए आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएंगे और आप यह सोच रहे हैं कि आपकी सफलता तय है? शायद आप भ्रम में हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसी अपवाद में होता होगा तो होता होगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अपवाद को छोड़ करके बात कर ली। आपको उत्तर लेखन का अभ्यास होना चाहिए। भाई उत्तर लेखन अभ्यास कह देने से काम नहीं चलेगा। उत्तर लेखन अभ्यास के पहले आपको यह विचार करना है कि जो आपके सामने सवाल है
आप उसका उत्तर जानते भी हैं या नहीं जानते? उत्तर लेखन तो तब करोगे ना जब उसका उत्तर जानोगे। जब उत्तर ही नहीं जानते हो तो फिर अभ्यास कैसे हो पाएगा? क्या आप लिख देंगे? है कि नहीं? तो आपके पास में कंटेंट इनरिचमेंट होना चाहिए। कंटेंट इनरिचमेंट जब ये होगा तभी आप अपने आंसर में कंटेंट को शामिल कर सकते हैं। फैक्ट के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से, अपने आर्गुमेंट के माध्यम से अपने उत्तर को पुष्ट कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर आपको कंटेंट के स्तर पर इनरिच होना होगा और इसके लिए क्या करनी होगी? इसके लिए आपको पढ़ाई ही केवल नहीं करनी है बल्कि आपको नोट्स भी बेहतर बनाना है ना? नोट्स भी बेहतर बनाना हो। नोट्स में आपको बुलेट पॉइंट्स के आधार पर, डायग्राम के आधार पर, फ्लो चार्ट के आधार पर उसको कॉन्साइज करना होगा, उसको ब्रीफ में तैयार करना होगा, उसको समराइज करना होगा और उसको बार बार रिवाइज करना होगा। और देन आफ्टर आप जब इस बेसिस पर उत्तर लेखन करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो फिर आपके लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसके आधार पर केवल आंसर राइटिंग कर लेने से काम चलेगा? जी नहीं। आंसर राइटिंग करने के लिए आपको फिर समय का ख्याल रखना होगा। समय बड़ा बलवान, पता है ना? समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे आप खेल नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपके साथ खेल कर देगा, है कि नहीं? तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि देखो, एक पेपर जीएस का यदि हम एक पेपर की बात करें तो इसमें कितना आपको समय मिलता है साहब? 3 घंटे का 180 मिनट का समय मिलता है। समझिएगा मेरी बात कि जब जीएस के एक पेपर में 180 मिनट का समय, एक पेपर में मान लीजिए कि 20 सवाल, 180 मिनट का समय, तो फिर एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट का समय? ऑन एन एवरेज सिंपल कैलकुलेशन है, 9 मिनट का समय। एक क्वेश्चन के लिए 9 मिनट का समय, ठीक है जी। उतनी देर में आपके सामने में जो FOEH है वह सुरसा की तरह मुंह बड़ा करते रहता है। क्यों? जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सामने वाला कैंडिडेट धाए धाए लिख रहा है ना? कभी ब्लू से कभी ब्लैक से वो लिखता चला जा रहा है कैंडिडेट। आपको लग रहा है कि पता नहीं वो उसने क्या लिख दिया, कौन सा ब्रह्मा का ज्ञान उसके पास में है, मेरे पास में वो ज्ञान क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, मैं क्यों नहीं लिख पा रही हूं। आपके हाथ कांप रहे हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि अरे लगता है कि ये सवाल उसने ज्यादा अच्छे से लिखा होगा, ये सवाल हमसे छूट रहा है। ऐसी स्थिति होती है कि नहीं होती है? इन स्थितियों से आपको उबरने की जरूरत है, अपने आप में विश्वास लाने की जरूरत है, तभी आप इन स्थितियों से पार पाएंगे। तो यहां पर जो मैं आपको बात कह रहा हूं, तो ये जो टाइम लिमिटेशन है ना, इस टाइम का ध्यान रखना हो। इट मे बी पॉसिबल कि जब उस बंदे ने, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो बहुत ही धाए धाए लिख रहा हो, बहुत तेजी से लिख रहा हो, तो उसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं कि या वो या तो कुछ भी आऊं बाऊं चकराऊ, है ना? आऊं बाऊं चकराऊ मतलब अदरवाइज कुछ भी वो लिख रहा हो, उस उत्तर का, उस प्रश्न की डिमांड से हो सकता है कि कोई भी वास्ता ना हो, उसके मन में जो भी बातें आ गई वो पूरा लिखता चला जा रहा हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि उसने जो लिखा वो बिल्कुल सही है, और इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि उसने जो लिखा वो बिल्कुल सही हो, है कि नहीं? 2 बातें हो सकती हैं। आपको ये विचार करना है कि आप जो लिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आपको ये चिंता नहीं करनी है, आपको ये कंसर्न नहीं देखना है कि सामने वाले ने क्या लिखा, कैसे लिखा होगा, क्या नहीं किया होगा, क्योंकि उसके लेखन से आपके मार्कशीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपने लेवल पर अपना उत्तर पुअर कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, समयबद्धता का ध्यान रखें। हर एक सवाल के लिए जो हमने समय का निर्धारण किया हुआ है कि इतने देर में मेरा सवाल हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंटेंट के साथ इनरिच्ड हो जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा अभ्यास हो, इससे इतर न हो।
जैसे यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि साहब एक क्वेश्चन के लिए यदि 9 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन का मतलब कि 150 शब्द, 150 शब्द या फिर 250 शब्द में आपको उत्तर लिखना होगा ऑन एन एवरेज। किसी प्रश्न में 150 शब्द में, किसी प्रश्न में 250 शब्द में। इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि किसी प्रश्न में 100 शब्दों में भी उत्तर लिखना होता है कि नहीं। इससे ज़्यादा आजकल नहीं रहता है। पहले तो 600 शब्दों में हम लोगों को उत्तर लिखने की स्थिति बनती थी। 5 सवालों का जवाब देना होता था पहले के समय, प्राचीन काल की बात होगी। बहरहाल, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 150 शब्द या फिर 250 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, ऑन एन एवरेज 9 मिनट्स का समय है। इसके अकॉर्डिंग आपको अभ्यास पहले से करना हो। जब भी आप लेखन करने बैठे, उत्तर लेखन करने बैठे, तो 2 बातें ध्यान रखनी है कि कंटेंट इंडिस्ड हो, समयबद्धता का ध्यान रखें। इसीलिए कहा जाता है, बार बार हम लोग दोहराते हैं, पेड बैचेस में भी हम लोग कहते हैं कि आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कीजिए अपने आंसर राइटिंग में, आप डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए अपने आंसर राइटिंग में, आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए अपने आंसर राइटिंग में। क्यों हम लोग कहते हैं? वो कहने की दरअसल वजह यही रहती है कि इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आप कम समय में बेहतर उत्तर भी लिख सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि हमें 5 सवालों का बहुत ही शानदार उत्तर लिखना है, एकदम सुंदर सुंदर। भाई मैक्सिमम आपको कितना नंबर मिलेगा? मान लो कि एक क्वेश्चन यदि है 15 मार्क्स का, सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन यदि 15 मार्क्स का है और उसमें आपने अपना पूरा जी जान लगा दिया, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, तो 15 मार्क्स में मैक्सिमम कितना मार्क्स मिल सकता है? क्या आपको लगता है? 15 में 15 मिलेगा, 15 में 10 मिलेगा, 15 में 14 मिलेगा, 12 मिलेगा? जी नहीं, कदापि नहीं। मुश्किल से 7 से 8 नंबर, मुश्किल से। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बहुत ज्यादा अपवाद, बहुत एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यदि किसी ने लिखा है, तब इट मे बी पॉसिबल कि वो 10 तक जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है ना? कट ऑफ आ चुका है, आप देख सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर कट ऑफ आया हुआ है, मार्क्स आया हुआ है कि क्या कट ऑफ रहा है मुख्य रिटन एग्जामिनेशन में जो जनरल कैटेगरी का है कि नहीं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मार्किंग की जाती है सिविल सेवा परीक्षा में। तो यहां पर इस बात को समझिए दोस्तों कि एक क्वेश्चन पर हम जी जान लगा दें और इसके कारण हमारा दूसरा क्वेश्चन हैम्पर हो, वो छूट जाए, तो क्या ये ठीक बात है? जी नहीं। आपको सभी सवालों का सही उत्तर देने की कोशिश करनी है, सभी सवालों का एटलीस्ट उत्तर देने की कोशिश करनी है। इक्का दुक्का सवाल यदि छूट भी रहा है, मिस भी हो रहा है, कुछ भी यदि आपको लग रहा है, कुछ भी कहीं से भी आपको संकेत मिल रहा है उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के मद्देनजर, तो आपको वहां पर कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं। इट मे बी पॉसिबल कि उसमें आपको 2 से 3 नंबर मिल जाए, और यदि आप वो भी ना लिखते तो वो भी नहीं मिलता, और 2 से 3 नंबर के अपने मायने हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो फियर होता है, उसको हम इस आधार पर नियंत्रित कर सकते हैं कि हम पहले से ही टाइमिंग के लेवल पर अपने मैनेजमेंट को, अपने आंसर राइटिंग के मैनेजमेंट को बेहतर बना करके चले, कंटेंट इंडिस्ट करते हुए हम पढ़ाई करें और इसके आधार पर हम अपना रिवीजन करते रहें। तब फिर जो एक डर की स्थिति बनी रहती है एग्जामिनेशन हॉल में कि पता नहीं वो हमसे ज़्यादा बेहतर लिख रहा है, हमसे ज़्यादा अच्छा उत्तर लिख रहा है, हमसे ज़्यादा संख्या में उत्तर लिख रहा है, ये तमाम जो संभावनाएं हैं, इसको फिर हम दूर कर सकते हैं, इसको हम समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने ऊपर भरोसा रखें। आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं सब वस्तुस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, यहाँ पर एक बहुत ही खास जो बैच है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। STIQ IAS हिंदी टीम के माध्यम से इस खास बैच की शुरुआत की गई है। 30 अप्रैल तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो भी मैंने आपको तमाम बातें बताई, इस कंटेक्स्ट में, इस बैच में बहुत ही शिद्दत से ध्यान रखा गया है, और इसके जरिए आप अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर सकते हैं, पीटी और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो लिखित हो एग्जाम, चाहे वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा वाली स्थिति हो पीटी के स्तर पर, या फिर इंटरव्यू के स्तर पर।
यदि आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जीएस को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। राइट नाउ अचीवर्स कार्निवल सेल का खास अवसर है, इसके माध्यम से आप मात्र 29,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये मॉर्निंग बैच है, सुबह में 8 बजे से इसमें कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कॉन्टिन्यू ये कक्षाएं होती हैं, लगातार लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे की कक्षाएं होती हैं रेगुलर बेसिस पर। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी और शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक विराम करते हैं। जो FOEH है इसको दूर करने की कोशिश करनी है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करनी है। गेटिंग, चलिए मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।